शुरू। मैं हूं प्रियंका संभव। एक बार फिर हम हाजिर हैं टैक्स के बारे में छोटे बड़े नियमों को आपको समझाने के लिए, ताकि आप अपनी टैक्स प्लानिंग में कोई चूक ना करें। आज के शो में हम न सिर्फ बजट के ऐलानों पर टैक्स पेयर्स की चिंताएं दूर करेंगे, बल्कि बजट के पहले उन अहम फैसलों पर भी नजर डालेंगे, चर्चा करेंगे जिन्हें जानना समझना सबके लिए बेहद जरूरी है। और टैक्स की बारीकियों को समझाने के लिए आज मेरे साथ हैं अहमदाबाद से टैक्स एक्सपर्ट मुकेश पटेल। नमस्ते मुकेश भाई। बजट पेश होने के बाद सारे टैक्स पेयर्स तो यही जानना चाहते हैं कि उनका टैक्स बोझ कितना कम हुआ, कितना बढ़ा है। लेकिन मैं बजट के एक दिन पहले आपको रिवाइंड करके ले जाना चाहती हूँ। एक खबर आई थी, उसमें यह कहा गया था कि कई लोगों की नींद भी उड़ गई होगी। करीब 18 लाख लोग हैं जो कि आयकर विभाग के रडार में हैं, उन्हें नोटिस मिल सकता है या मिलने वाला होगा। तो ये नोटिस कितना बुरा सपना हो सकता है मुकेश भाई? मैं ये कहूंगा प्रियंका जी कि सबसे पहले तो ये ध्यान में रखना है कि हमारी कहावत है, जो डर गया वो मर गया। तो डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि डरेंगे तो आप खुद इसके बारे में कुछ सोच ही नहीं सकेंगे। अब हमें सबसे पहले समझने की ये जरूरत है कि ये नोटिस क्यों निकले हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक ऑपरेशन क्लीन मनी, स्वच्छ धन अभियान की शुरुआत की है और इस बार बजट के प्रारंभ में ही पार्ट बी जो हमारे वित्त मंत्री ने पढ़ना शुरू किया, उसमें उन्होंने कुछ चौंका देने वाले फिगर्स भी दिए। उन्होंने ये हमें बताया कि जो बैंक डिपॉजिट्स हुई कैश की, उसमें करीब हमारे यहां जानते हैं कि 15 लाख करोड़ के नजदीक कैश डिपॉजिट्स हुई। उसमें से उन्होंने बताया कि करीब 10.5 लाख करोड़ की डिपॉजिट्स वो 2 लाख रुपए के ऊपर के अमाउंट्स के हैं। तो ये ऑपरेशन क्लीन अभियान में सबसे पहले तो ये समझना है, हमने आगे भी हमारे एक शो में जिसका जिक्र किया था कि 2.5 लाख तक अगर आपकी अकाउंट में डिपॉजिट है, आपको एश्योरेंस दी गई थी कुछ भी नहीं होगा। ये इन्होंने रीइटरेट किया है। सीबीडीटी चेयरमैन ने स्पष्ट तौर से कहा है कि 2.5 लाख तक की कोई चिंता मत करो। अब समझिए कि 2.5 लाख से ऊपर हैं, तो अभी जो नोटिस ये 18 लाख निकले हैं, वो 5 लाख के ऊपर के ट्रांजैक्शंस जो कैश डिपॉजिट्स हुए हैं उसके बारे में निकले हैं। और ये जो है ये ऑनलाइन वेरिफिकेशन है। उसके कॉन्टेक्स्ट में आपको इतना कंफर्म करना है कि आपके अकाउंट में ये पैसा जमा हुआ है या नहीं, और अगर जमा हुआ है तो उसका आपको एक्सप्लेनेशन देना है। तो इसमें ये आप समझिए, नोटिस इज अ वेरी लूज वर्ड, बट इट इज मोर ऑफ एन ऑनलाइन वेरिफिकेशन। तो डरने की तो कोई बात नहीं है। और ये जो ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगा, इसके लिए क्या टैक्स पेयर के पास कोई एक समय सीमा होगी, एक डेडलाइन होगी जिसे फॉलो करना होगा? बिल्कुल। एक तो जब आपको ये नोटिस जो मिलती है, ये आपको अपने जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी आपका है, आपके टैक्स के रिटर्न के साथ जो आप रजिस्टर करते हैं, या तो जो मोबाइल नंबर है उस पर आपको ईमेल या एसएमएस या दोनों से इत्तला की जाती है कि ये आपके केस में इतनी कैश डिपॉजिट हुई है, ऐसी आयकर विभाग को जानकारी है। क्योंकि आप जानते हैं कि 30 दिसंबर से लेके 31 जनवरी तक ये जो एआईआर के रिटर्न्स बैंकों ने भरे, उसके आधार से ये नोटिस को निकाला गया है। तो आपको ये कहा गया है कि आप ये जो कैश आपके अकाउंट में डिपॉजिट है, उसके बारे में ऑनलाइन वेरिफिकेशन का रिस्पांस आप 10 दिन के अंदर दीजिए। और कैश डिपॉजिट का सोर्स जब बताना होगा टैक्स पेयर को, तो आप क्या सलाह देंगे, किन बातों का ख्याल रखना है? बिल्कुल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जैसे प्रियंका जी, मैं ये कहूंगा कि जिन्होंने भी 5 लाख रुपए से ज्यादा अपने अकाउंट में कैश डिपॉजिट करवाई है, उनको समझिए आज नोटिस नहीं भी मिला है तो भी वो अपने पोर्टल पे जाके अपना जो, जैसे आप 26AS का अपना अकाउंट देख सकते हैं, उसी तरह
एक कॉम्प्लायंसेस का एक कॉलम है जहां दिखाया जाता है कि 2016 में आपके अकाउंट में ये पीरियड में डीमोनेटाइजेशन के बाद क्या कैश भरी गई, तो वो कैश की इंफॉर्मेशन देख के आपको रिप्लाई देना है। उसमें उन्होंने कैटेगरीज रखी है कि सबसे पहले तो आपको कंफर्म करना है कि ये जो इंफॉर्मेशन है सही है या नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई केसेस में ये देखा गया कि बैंकों ने गलती से कुछ अलग या गलत अमाउंट्स कर दिए, तो आपको सबसे पहले तो ये करेक्ट करने का भी स्कोप है, आप बता सकते हैं। उसके बाद जो अमाउंट्स हैं तो आपको श्रेणीबद्ध वर्गीकरण में आपको एक्सप्लेन करना है। जैसे सबसे पहले आपको ये कहना है कि भाई मेरा जो पैसा है उसका सोर्स में, अब सोर्स बहुत सारे हो सकते हैं। समझिए आपके पास आपके बुक्स, बिजनेस या प्रोफेशन के बुक्स में कैश ऑन हैंड है, तो वो कैश ऑन हैंड कैसे आई, आपने आगे कोई कैश उठाई थी तो उसकी डिटेल्स आपको देनी है, उसमें से आपने रीडिपॉजिट की है ये आप दिखा सकते हैं। अगर आपने कोई कैश में सेल्स किए हैं या फीस या रिसीट्स ली हैं तो किसके पास से ली हैं, उसमें भी आपको पूछा गया है कि भाई या तो आप ये बताइए कि परमानेंट अकाउंट नंबर वाले वो शख्स हैं या तो आइडेंटिफाइबल हैं जिसका नाम और एड्रेस पता चल सकता है लेकिन उनके पान नंबर आपके पास नहीं है तो उसकी भी कैटेगरी है, या तो नॉन आइडेंटिफाइबल। अब जैसे कोई भजिया वाला हो तो उसके पास जो कैश जमा होगी तो वो कहेगा कि ये तो मेरे चलते आते जाते सब लोगों ने किया है, तो आपको ये दिखाना है। अब आयकर आपको ये भी बता सकते हैं कि भाई मेरी खेती की एग्रीकल्चरल इनकम है या मुझे किसी ने गिफ्ट दी या तो ये मेरे अर्लियर ईयर्स के सेविंग्स वगैरह है। तो ये सब सोर्सेस को आप क्रमशः दिखा सकते हैं और उसको लक्ष्य में रखते हुए आयकर विभाग उसको अपने स्पेसिफाइड रिस्क क्राइटेरिया से एनालाइज करेगा। उनको लगता है कि आपका एक्सप्लेनेशन ठीक है तो वो एक्सेप्ट करके मान लेंगे, द चैप्टर मैटर विल बी क्लोज्ड। बिल्कुल, बात वहीं पर आके रुक जाती है मुकेश जी कि अगर आपके पास एक्सप्लेनेशन है कि ये जो भी आय आपने डिपॉजिट की है इसका जवाब अगर आपके पास है तो डरने की कोई बात नहीं है, लेकिन इस नोटिस का ही जवाब कोई ना दे तो किस तरह की कार्रवाई हो सकती है? यानी कि 5 लाख से ज्यादा किसी ने जमा किया हो, नोटिस है, कंप्लायंस में जाकर उसने देखा और जवाब ना दे तो? अब आप सब दो चीज है, एक तो आप जवाब नहीं देंगे तो एक अनुमान आपके अगेंस्ट में हो सकता है कि आपके पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। अगर आप एक्सप्लेनेशन देते भी हैं कुछ तो सबूत होना चाहिए जिसके सबूत के आधार से आप लॉजिकली एक्सप्लेन कर सको। और इनकम टैक्स एक्ट में प्रावधान है सेक्शन 69A में कि अगर आपके अकाउंट में आपने जो डिपॉजिट किया उसका कोई रीजनेबल एक्सप्लेनेशन आपके पास नहीं है तो उसको आपकी अनडिस्क्लोज्ड इनकम मानी जाएगी। और आप जानते हैं कि अब 83.25% तक, जिसके बारे में हमने काफी चर्चा की, उतने तक का आपको टैक्स, सरचार्ज, पेनल्टी वगैरह लग सकता है सेस के साथ। अगर आप कुछ भी नहीं समझा सकते हैं तो फिक्र मत करिए, ये 83.25 से डरिए मत। आप वॉलंटरीली अगर प्रधानमंत्री जन कल्याण डिपॉजिट में ये जो लास्ट अनएक्सप्लेन्ड बैलेंस जो रहता है आप नहीं समझा सकते ऐसा कोई है या आपको लगता है कि आपका एक्सप्लेनेशन माना नहीं जाएगा तो इसको आप ये योजना में डिक्लेयर कर देंगे तो जैसे हमने आगे डिस्कस किया था 49.9% ऑफ टैक्स पेनल्टी वगैरह को लेकर यू कैन बाय पीस। तो ये भी आपके लिए मौका है, आपको सोचना है 49.9 प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना या 83.25 अलॉन्ग विथ प्रोसिक्यूशन ऑल्सो। तो ये आपको पसंदगी करनी है क्योंकि 83.25 लगेगा तो आपके सामने सजा की कार्यवाही भी शुरू हो सकती है। तो मुकेश जी ने बहुत ही सफाई से आपको दोनों रास्ते बता दिए हैं। एक रास्ता है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का भी जिसे आप अभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेते एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर, लेकिन जब ब्रेक से लौटेंगे तो मुकेश पटेल से समझेंगे कि बजट 2017 काले धन की रोकथाम के लिए क्या कुछ कर रहा है।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु। हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि सारे टैक्स पेयर चाहते थे कि इस बजट में सरकार ये जवाब दे कि वो काले धन की रोकथाम कैसे करेगी। पूछते हैं अपने टैक्स एक्सपर्ट मुकेश पटेल से। मुकेश जी, काले धन पर क्या प्रहार कर रहा है ये बजट? काले धन पर प्रहार करने के लिए वित्त मंत्री ने इस बजट में एक त्रिशूल अपनाया है। त्रिशूल में पहला कैश एक्सपेंडिचर को उस पर रोक लेना, दूसरा पॉलिटिकल और चैरिटीज के जो फंडिंग है जिसके कारण कैश को बढ़ावा मिलता था उस पर अंकुश रखना, और तीसरा एक पॉजिटिव इंसेंटिव रियल एस्टेट ट्रांजैक्शंस में जिसके कारण कैश कम हो। 3 लाख से ज्यादा का कैश ट्रांजैक्शन अब कोई नहीं कर सकेगा। इस प्रावधान को जरा समझाइए। बिल्कुल प्रियंका, एक नई सेक्शन 269ST इन्होंने इस बजट में इंट्रोड्यूस की है, जिसके तहत उन्होंने ये प्रोविजन किया है कि अब कोई भी शख्स 3 लाख रुपए से ज्यादा की रकम, उन्होंने 3 सर्कमस्टेंसेस इलैबोरेट किए हैं। ये सर्कमस्टेंसेस में अगर कैश में स्वीकार करती है तो उसको 100% पेनल्टी लगेगी। अब आप समझ लीजिए, जो देने वाला है अपने अकाउंट से ऑफिशियल कैश दे रहा है, फिर भी लेने वाले को प्रॉब्लम होगा, क्योंकि सरकार चाहती है कि कैश लेने का जो है उस पर अंकुश लगे। और इन्होंने 3 सर्कमस्टेंसेस ऐसे लगाए हैं। सबसे पहले तो इन्होंने ये कहा कि भाई एक ही दिन में आप एक या ज्यादा ट्रांजैक्शंस में 3 लाख से ज्यादा किसी के पास लें तो, माना दिन में ब्रेकअप करें तो भी नहीं चलेगा। दूसरा, इन्होंने ये कहा कि इन रिस्पेक्ट ऑफ अ सिंगल ट्रांजैक्शन, अगर आपने एक दिन से ज्यादा दिनों में भी पैसा दिया है पर ट्रांजैक्शन एक है तो 3 लाख रुपया, समझिए आपने कोई ज्वेलरी परचेज की, 5 लाख की ज्वेलरी है, आपने 3 किस्त में वो उसके पैसे दिए, 3 लाख से कम है, पर उसको इसका वायोलेशन माना जाएगा। और तीसरी बात जो है वो बहुत अहम महत्व रखती है। उन्होंने ये कहा कि कोई भी एक इवेंट या एक ओकेजन के संदर्भ में 3 लाख से ज्यादा कैश अगर कोई स्वीकार करता है, समझ लीजिए एक इवेंट मैनेजर ने आपके बेटे की या बेटी की शादी मनाई और आप उसको अलग अलग चीजों के लिए पैसे दे रखते हैं, पर लेने वाले ने अगर एक ही इवेंट के 3 लाख से ज्यादा लिए एक या ज्यादा दिनों में, तो उसको ये प्रॉब्लम आएगी। तो ये जो अब 3 लाख का कैप है, अक्सर हम देखते हैं बजट के बाद क्लैरिफिकेशंस आते हैं, उसमें राहत दी जा सकती है। लग रहा है इसमें कोई राहत मिलेगी या 3 लाख जो अब सेट हो चुका है? सेक्शन में एक तो इन्होंने कहा कि भाई जैसे सरकार है, कॉरपोरेशन है, खेत की जो आय लेते हैं, सेक्शन 269SS करके हमारी एक सेक्शन है, उसमें जिन लोगों को एक्सेप्शंस में डाले गए हैं वो सब आएंगे। और इसमें यह भी कहा गया है कि जो नोटिफाई किया जाएगा वो कैटेगरीज ऑफ ट्रांजैक्शंस के लिए, आप कैश में जैसे टैक्स भरते हैं वो अलग बात है, बट ज्यादा फोकस ये है कि कैश लेने वाले अब आपसे कहेंगे कि हम कैश लेना नहीं चाहते, तो आप किसको कैश देंगे फिर? और दूसरा बड़ा फैसला जो फिर से कैश ट्रांजैक्शन पर ही नजर आ रहा है वो है प्रोफेशनल और बिजनेसमैन के लिए। मुकेश जी, वो अब 10,000 से ज्यादा का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैश में नहीं दिखा सकते हैं। इसके मायने क्या हुए? नॉट ओनली रेवेन्यू प्रियंका जी, कैपिटल भी। रेवेन्यू के लिए आगे 20,000 की लिमिट थी, उसको घटा के उन्होंने 10,000 किया। 10,000 से ज्यादा अगर आप खर्च करते हैं तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। और इसके उपरांत उन्होंने ये भी कहा कि जैसे आपने 50,000 का कंप्यूटर कैश में खरीदा या गाड़ी कैश में खरीदी, तो आप बिजनेस या प्रोफेशन करते हैं, आपको अदरवाइज डेप्रीसिएशन मिलना होता है, वो डेप्रीसिएशन भी नहीं मिलेगा। और ध्यान में रखने वाली ये बात है, समझिए आपने अपने बैंक अकाउंट से पैसे उठा के भी कुछ ऐसी चीज की खरीदी की या खर्चा किया, फिर भी ये एक्सपेंस या इसका डेप्रीसिएशन या इन्वेस्टमेंट लिंक डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा।
यानी कि लेस कैश इकोनॉमी बनाने पर पूरा जोर है बजट 2017 का। एक छोटा सा ब्रेक लेकर अभी वापस आ रहे हैं और ब्रेक के बाद भी हमारी नजर है कि ये बजट आपके लिए कहां हो रहा है फायदेमंद। बैक आप देख रहे हैं टैक्स गुरु। प्रॉपर्टी पर कैपिटल गेन के नियम बदले गए हैं इस बजट में। एक तो लॉन्ग टर्म की अवधि कम की गई है और दूसरा इंडेक्सेशन का साल बदला गया है। और ये आपको कैसे पहुंचाएगा फायदा, समझते हैं मुकेश पटेल जी से। मुकेश जी बताइए कैसे होगा फायदा। जैसे काले धन का ज्यादा से ज्यादा उपार्जन ये रियल एस्टेट ट्रांजैक्शंस में होता था, क्योंकि लोग कैपिटल गेन्स टैक्स भरने से हिचकिचाते थे या डरते थे, इसलिए इसमें इस बार जो एक बड़ी रिलीफ दी गई है, दो चीजों इन्होंने की है। एक तो जो 3 साल की अवधि थी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स की गिनती के लिए, उसको घटा के उन्होंने 2 साल किया है। पर उसके सिवा एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण डिसीजन वित्त मंत्री ने जो अनाउंस किया है वो ये है कि जो 1981 का एक बेस ईयर था कॉम्प्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन्स के लिए, वो जो 91-92 में तय किया गया था, आज करीब 25 साल हो गए, तो उसमें सुधार की आवश्यकता थी। तो उसको सुधार के इन्होंने जो आगे बढ़ाया है, तो इस 2001 का बेस ईयर लिया है। इसका सीधा फायदा ये होगा कि जो प्रॉपर्टी में समझिए आपने 4 करोड़ में प्रॉपर्टी बेची, आपकी इंडेक्स कॉस्ट 1 या 1.5 करोड़ होती थी, सीधी पूरी संभावना है कि ये कैलकुलेशन के हिसाब से आपकी 3-3.5 करोड़ की आपकी कॉस्ट हो जाएगी। तो आपका जो कैपिटल गेन्स का जो बर्डन है वो इतना कम हो जाएगा कि अब आपको प्रलोभन न रहेगा कि आप काले धन का स्वीकार करें इसके ट्रांजैक्शन में। आई थिंक दिस इज अ वेरी वेलकम मेजर, अ स्टार प्रोविजन ऑफ दिस बजट। टैक्स चोरी रोकने के लिए भी एक फैसला इसमें हमें नजर आ रहा है, जिसमें कहा गया कि अगर आप 50,000 से ज्यादा का किराया देते हैं तो आपको 5% की दर से टीडीएस काटकर अपने मकान मालिक को पैसे देने हैं। तो अब मुझे ये समझाइए, मुझे तो यहाँ पर लग रहा है कि थोड़ी सी काम बढ़ गया जो लोग किराए के घर में रहते हैं उनके लिए, और इससे क्या फायदा होता हुआ आपको नजर आ रहा है। अब प्रियंका ऐसा है कि जैसे आपने खुद ने कहा कि लोग ये रेंट देते थे और जहां टीडीएस कटता नहीं था, तो जिसको रेंट मिलता है वो समझता था कि भाई मैं ये रेंट अपने इनकम में दिखाऊं या ना दिखाऊं, क्या फर्क पड़ता है, सरकार को कैसे पता चलेगा। अब जो हमारी सेक्शन 194I है करंट प्रोविजन, उसमें इंडिविजुअल या एचयूएफ जिसके केस में टैक्स ऑडिट लगता है उसी को डिडक्शन कि ये लायबिलिटी है, जैसे कंपनी फर्म वगैरह के लिए। और वहां हम जानते हैं साल में 1,80,000 का रेंट होता है, ज्यादा उससे तो 10% आपको काटना होता है। अब आज तक ये कैटेगरी को इंडिविजुअल और एचयूएफ जिसके केस में टैक्स ऑडिट नहीं है उनको छूट दी गई थी, पर सरकार ने देखा कि भाई ये इससे टैक्स अवॉइडेंस हो रहा है, इसलिए इन्होंने इस बार ये प्रावधान लाए हैं कि अब आपको इन्होंने 10% की जगह 5% किया कि भाई ज्यादा आपको इसका बर्डन न हो। दूसरा इन्होंने ये कहा कि जो लिमिट 15,000 प्रति महीना थी उसको बढ़ा के उन्होंने 50,000 किया। और इसके सिवा इन्होंने ये भी, आई थिंक ये इज अ वेलकम मेजर, कि आमतौर से आपको हर बार टीडीएस साल में 12 आप रेंट देते हैं तो 12 बार आपको टीडीएस करना पड़ता है 194I में, पर 194IB में साल में एक ही बार, एंड दैट टू एट द एंड ऑफ द ईयर। सेकेंडली, लोग ये समझते थे कि यार इसके लिए हमको टान लेना टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर, ये हमारे लिए बड़ा परेशानी वाली बात है। तो इन्होंने जैसे प्रॉपर्टी के ट्रांजैक्शंस में हम 1% की कटौती करते हैं और चालान कम स्टेटमेंट भरते हैं जिसके लिए टैन जरूरी नहीं है, वो प्रावधान यहीं भी लाए हैं। तो आई थिंक साल में एक ही बार आपको ये करना है एट द टाइम ऑफ द लास्ट पेमेंट, या तो टेनेंसी जब पूरी होती है तब। आपको टैन नंबर की जरूरत नहीं है, चालान कम स्टेटमेंट, वेरी सिंपल टू फाइल। और आपको ये भी कहा गया है कि अगर लास्ट महीने का जो रेंट है उससे ज्यादा टीडीएस की रकम होती है तो आपको खाली लास्ट महीने का रेंट ही
जमा करना है। तो प्रियंका, आई थिंक वी शुड हैव नथिंग टू ग्रम्बल। वो मकान मालिक जो मोटी रकम कमाते थे और टैक्स चुराते थे, उनकी खबर भी ली जा रही है इस बजट में। शुक्रिया मुकेश जी, आपने वक्त निकाला हमारे शो के लिए। टैक्स गुरु में हमें यहीं दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर रहेंगे। नमस्कार।